स्वागत है दोस्तों आज की इस धमाकेदार शानदार खूबसूरत समाजशास्त्र के वीडियो में पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी थे उसको कवर किए थे और अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं उसको आसान सरल शब्दों में आपको समझा देंगे और एक ही बार में आपको याद भी करवा देंगे। साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पेपर देख लीजिए, पिछले जो मैंने वीडियो में बताया था वही पेपर है और यहाँ पे हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन कवर किया था। इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सीधा हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, जो हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कवर किया था ये भी कवर कर लिया था। इसका उत्तर सरल आसान शब्दों मैंने लिखा था। सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ शुरुआत करने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न से। जो आप प्रश्न लिखेंगे उसका आपको नंबर जो मिलेगा वो 6 नंबर मिलेगा। अब ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है कम से कम 2 पेज में आपको आंसर तो लिखना ही लिखना है, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आइए सही तरीके से आंसर कैसे लिखेंगे और अगर समझ में नहीं आएगा तब कैसे लिखेंगे उसको भी आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। यानी अपने स्वयं बनाकर कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्वेश्चन, दिव्यांग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और फिर क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने का सुझाव दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2+4 पूछा है, यानी आप जब क्षेत्रवाद के बारे में लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद जब आप इसके बारे में लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, तब जाके टोटल आपका 6 नंबर तैयार होगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम लोग दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो आपका पहले यह हेडिंग बनेगा, क्या बनेगा, दिव्यांगों की प्रमुख समस्या। यहाँ तक तो आपका हेडिंग बन जाएगा। क्वेश्चन सी आपको हेडिंग बना लेनी है। जब आपका यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिखिए। 6 पॉइंट पूछा गया है तो 6 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। एक एक हेडिंग करके समझते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले दिव्यांग क्या होता है पहले यही समझ लेते हैं, तभी तो उसकी समस्या के बारे में लिख पाएंगे। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो लंगड़ा है या फिर जो है वो उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, या फिर उसको दिखाई नहीं देता है, वो लंगड़ा लूला है। ठीक है, अब उसे लंगड़ा लूला ना बोल के उसे सीधा सीधा बोला जाए। भाई अगर किसी को लंगड़ा लूला बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा। ठीक है, कोई अंधा व्यक्ति है उसे कहेंगे हे अनहरा तो बुरा मान जाएगा। इसीलिए एक सम्मान शब्द दिया गया है दिव्यांग। अगर कोई विकलांग है, ठीक है, दिव्यांग कह सकते हैं या विकलांग भी कह सकते हैं, कभी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लंगड़ा है तो उसे लंगड़ा लंगड़ा कह के बुलाओगे तो बुरा मान जाएगा वो। इसे एक सम्मानजनक शब्द दिया गया है दिव्यांग, ताकि किसी को बुरा ना लगे। अब यही दिव्यांग है, उसी को समस्या के बारे में लिखना है। अब आप जरा सोचिए, इस क्वेश्चन को लिखने से पहले अपने दिमाग में एक ऐसे लड़के का या एक ऐसे व्यक्ति का इमेज तैयार करिए जो लंगड़ा हो। ठीक है, जो लंगड़ा हो और उस व्यक्ति का जो है आप इमेज बना लीजिए। अब उसको जो भी समस्याएं होती हैं वही समस्या आपको सोच सोच के लिखना है। आइए जानते हैं कैसे लिख सकते हैं। पहला हेडिंग आपका बन जाएगा यहाँ पे शिक्षा की कमी। जो विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, वो विद्यालय में उनकी सुविधा का अभाव होता है। सभी जगह पे विद्यालय में उनकी सुविधा तो नहीं मिल पाती है। जैसे कि अंधा व्यक्ति है तो सभी जगह अंधों की पढ़ाई नहीं होती है, कुछ जगह पे अंधों की पढ़ाई होती है। तो ऐसे ही शिक्षा में उनकी कमी हो जाती है, ये भी एक समस्या मानी जाती है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा देखिए, रोजगार के अवसरों में कमी। भाई कोई विकलांग व्यक्ति है, अगर उसको काम करने कह दिया जाए तो काम कर पाएगा नहीं काम कर पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें काम करने में कठिनाई होती है, तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव का मतलब ये है लोग उन्हें हीन नज़र से देखने लगते हैं कि ये लंगड़ा है, लूला है, अंधा है ना। समाज उनको सही तरीके से सम्मान नहीं देती है, तो ये भी एक समस्या मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आवागमन में कठिनाई होती है। भाई सिंपल सी बात, अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो उसको सड़क भवन या फिर वाहन में या फिर कहीं आने जाने में सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाती है, उसको दिक्कत होती है, तो इस प्रकार से जो है आवागमन में कठिनाई हो जाएगी। 4 पॉइंट हो गए। आगे देखिए, 5वां पॉइंट देखिए यहाँ पे, स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सीमित का मतलब ये है कि विशेष उपचार आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी समस्याओं का जो है समाधान झेलना पड़ता है समस्याओं को। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे है आर्थिक दिक्कतें। आर्थिक
आर्थिक दिक्कतों का मतलब क्या है, इलाज और देखभाल में अधिक खर्चे होते हैं। अगर भाई उसको नकली पैर लगवाना है तो नकली पैर लगवाने के लिए पैसा ज़्यादा लगेगा, लाखों रुपए खर्चा करने पड़ेंगे, तो उतना पैसा गरीब आदमी के पास कहाँ रहता है, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब क्या है, समस्या है। इन्हीं समस्याओं को दोस्तों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आप इतना समझ जाएंगे, इसको जब लिखेंगे तो उसमें 2-3 लाइन अगर एक्स्ट्रा बना के लिखेंगे तो बढ़िया सा नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी 6 में 6 नंबर प्राप्त करने के लिए सही तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको बढ़िया नंबर ज़रूर मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद और इसको नियंत्रित करने का सुझाव दीजिए। तो पहले आप लिखेंगे क्षेत्रवाद, 2 अंक आपको मिलेगा। तो हेडिंग बनाएंगे पहले क्षेत्रवाद, आपका हेडिंग बन जाएगा क्षेत्रवाद और इसमें लिखेंगे, जब लोग अपने क्षेत्र, प्रदेश या स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से अलग या ऊपर रखने लगते हैं तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, कोई एक क्षेत्र बी है, कोई एक क्षेत्र सी है, कोई एक क्षेत्र डी है। इस प्रकार से ये क्षेत्र के लोग हैं मान लेते हैं। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेते हैं क्षेत्र का, नहीं तो भाई बुरा मान जाते हैं कुछ लोग, है ना। तो यहाँ पे क्षेत्र का नाम ना रखकर यहाँ पे ABCD मान लेते हैं। जब ए वाला क्षेत्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और बी और सी और डी को दरकिनार कर दे, यानी दरकिनार करने का मतलब ये है कि अपने आप को ये सबसे ताकतवर समझने लगे और सबको नकार दे, तो इसे क्षेत्रवाद कहा जाएगा। और ऐसे ही अगर डी वाला कहे कि नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम बलवान हैं, हम ताकतवर हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो उसे क्षेत्रवाद कहेंगे। अगर सी वाला कहे भैया नहीं हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे ताकतवर हैं, तो ये सब भावना क्या है, क्षेत्रवाद का जो है कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या आप सुझाव दे सकते हैं? सुझाव देने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपने भाषा में इसे आप प्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाए। अगर सभी क्षेत्रों का विकास समान होगा तो सभी लोग अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, दूसरे क्षेत्र में जब नहीं जाएंगे तो कभी भी हीन भावना नहीं होगी, कभी भी क्षेत्रवाद नहीं होगा। जैसे यूपी बिहार के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाहर कमाने जाते हैं, क्योंकि यूपी बिहार में रोजगार बहुत कम देखने को मिलता है। अब मान लीजिए यूपी बिहार वाले यहाँ पे क्या करते हैं कि महाराष्ट्र में कमाने जाते हैं, तो मराठी वाले कहते हैं कि बिहारी आ गए, यूपी वाले आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रवाद की भावना हो जाती है। कभी कभी मराठी वाले कहेंगे कि हमारे क्या कमाने आते हैं तो खाने को मर जाए ये सब। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अगर यूपी बिहार में विकास होगा, समान विकास होगा, जो महाराष्ट्र वगैरह में हुआ है, जो दिल्ली वगैरह में हुआ है, ऐसी अगर यूपी बिहार में विकास होगा तो शायद यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाएंगे और क्षेत्रवाद की भावना नहीं होगी, ठीक है। समाज में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होगी, तो सभी क्षेत्रों को क्या किया जाए, समान विकास किया जाए। आगे देखिए, क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति का सम्मान किया जाए। आप चाहे जिस क्षेत्र को हो, चाहे मराठी हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, गुजराती हो, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सम्मान लोग नहीं करते हैं, उनकी संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं, जिससे क्षेत्रवाद की भाषा या क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। आगे है, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाया जाए। यानी जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उनका सहयोग आपस में बढ़ाया जाए, लोग सहयोग आपस में करें ताकि विकास हो पाए। जब विकास अच्छा होगा तो क्षेत्रवाद की भावना कम होगी, ठीक है। आगे है, युवाओं में राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देना। जो युवा हैं, चाहे जिस राज्य के हों, चाहे जिस क्षेत्र को हों, सबसे सर्वोपरि क्या है, आपका राष्ट्र है। राष्ट्र ही आपका सब कुछ है। देश सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि राज्य होना चाहिए। तो अगर राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, देश आपका सर्वोपरि है, तो शायद आपके अंदर क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों इसके बारे में 4 पॉइंट पूछा गया है, 4 पॉइंट लिख देंगे। 4 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, 2 नंबर ऊपर मिलेगा, 6 नंबर आपका तैयार हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी भारत में क्या हुआ है, भूमि सुधार हुआ है, यानी भूमि में कुछ सुधार हुआ है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे भारत में किसानों की स्थिति सुधारने हेतु कई भूमि सुधार किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है जमींदारी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त करना। किसका समाप्त करना, किसका खत्म करना, जमींदारी प्रथा की। जमींदारी प्रथा आपने नाम सुना होगा। जमींदारी प्रथा में मध्यस्थों की व्यवस्था समाप्ति कर दी गई। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जमींदार होता था, बीच में क्या होता था, जमींदार होता था। एक सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जमींदार होता था, ठीक है। और एक तरफ जमींदार और एक तरफ यहाँ पे किसान होते थे। यहाँ पे कौन होता था,
किसान होता था। ठीक है, यहाँ पे किसान क्या करते थे, किसान जमींदारी को, जो जमींदार लोग होते थे उनको कर देते थे, उनको कर देते थे। और जो जमींदार होते थे ये अंग्रेजों को कर ले जाकर जमा करते थे। ठीक है, जमा करते थे अंग्रेजों को। तो यहाँ पे ये जो जमींदार थे ये मध्यस्थ का काम कर रहे थे। अगर मान लो अंग्रेजों ने कहा है कि हमें 10 किलो चाहिए अनाज, ठीक है, मान लो कोई भी अनाज है 10 किलो चाहिए, तो जमींदार लोग किसानों से 15 किलो लेते थे। ठीक है, 5 किलो जमींदार अपने पास रखते थे और 10 किलो उनको दे देते थे। अगर वो जमींदारी प्रथा देखा जाए तो यहाँ पे किसानों के साथ अत्याचार कर रहे थे। अब जमीन पे जो किसान हैं वो जमीन पर फसल उगाएं या ना उगाएं, फसल डूब जाए या अच्छी हो तब भी उनको लगान देना पड़ता था, चाहे जहाँ से दें। तो इस प्रकार से बड़ी खतरनाक प्रथा थी जमींदारी प्रथा। तो इसी को हटा दिया गया, बीच से खत्म कर दिया गया है। यानी अब जो किसान हैं उनको जमीन सौंप दी गई, जो अपने जमीन पर जितना फसल उगाएगा वो अपने पास रखेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही जमींदारी प्रथा मध्यस्थ वाली बात हटा दी गई, इसको समाप्त कर दिया गया। इसी को जमींदारी उन्मूलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भूमि पर सीधा स्वामित्व। जब जमींदारी प्रथा हटा दी गई तो भूमि पर सीधा स्वामित्व हो गया, यानी किसान जमीन के मालिक हो गए और अपना खेती करने लगे, अपना जमीन उनका मिल गया। ठीक है, अगला पॉइंट, भूमि की सीमा निर्धारण किया गया। यानी भूमि का सीमा निर्धारण का मतलब ये है कि बड़े जमींदारों के अतिरिक्त भूमि गरीबों में बांटी गई। जब गरीबों में बांटी गई तो वहाँ पे सीमा निर्धारण कर दिया गया और वहाँ बताया गया कि भैया ये देखिए ज़मीन है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। इस प्रकार से बांट दिया गया और एक बीच में मेड़ बना दी गई ताकि जो है पता चले कि ज़मीन किसका कहाँ तक है। ठीक है, जो आज की डेट में चल रही है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे है किराएदारों की सुरक्षा। किराएदारों की सुरक्षा का मतलब ये है कि बटाईदार और किराएदार किसानों का अधिकार दिए गए। बटाईदार किसानों का अधिकार करने का मतलब ये है कि जो जमीन को बंटवारा करते थे, किराएदार होते थे, उन सभी का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इन सुधारों के उद्देश्य से किसानों में स्थिति बेहतर हुआ है और कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। अब देखिए आंदोलन कैसा है, पर्यावरण से संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने में क्या दिक्कत है, आपस में तो चर्चा करते रहते हैं हम लोग, है ना। तो देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसके बारे में लिखेंगे आप लोग, पर्यावरण आंदोलन वे सामाजिक प्रयास होते हैं। क्या होते हैं, सामाजिक प्रयास होते हैं। आगे इसमें है जिनका उद्देश्य प्रकृति यानी प्रकृति की रक्षा करना, जंगलों, नदियों या भूमि या फिर वायु प्रदूषण को बचाना होता है। यानी कोई भी आंदोलन जब किया जाता है पर्यावरण से संबंधित तो किसी न किसी मुद्दे पर होता है। वो प्राकृतिक जो संस्कृति होती है, प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं उनका संरक्षण करना होता है, उनको बचाना होता है। इन आंदोलन ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। भारत में चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और इपिको आंदोलन जैसे कई आंदोलन पर्यावरण से संबंधित हैं। ये उदाहरण के तौर पे जब आप इसे लिखेंगे तो इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, आगे है इसका मुख्य लक्ष्य अंधाधुंध विकास, जंगल की कटाई, प्रदूषण और बांधों से होने वाले नुकसान को रोकना है। तो इस प्रकार से आप पर्यावरण आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे जो जनसंचार है, जन देखिए यहाँ पे जन लिखा गया है, जन का मतलब होता है लोग। ठीक है, और यहाँ पे संचार है, लोगों के माध्यम से जुड़ना है। संचार का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, एक दूसरे से जुड़ना है। अब कैसे जुड़ना है, किस प्रकार से जुड़ना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जनसंचार माध्यम वे साधन हैं जिनकी मदद से जानकारी बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसे अगर मान लो कोई एक नेता है, ठीक है, कोई एक नेता है और यह नेता क्या करता है, स्पीच देता है जनता के सामने, तो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता है। और बहुत सारे लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो जो मैच होता है वो टेलीविजन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, जनसंचार का माध्यम है वो। ठीक है, अब आगे इसके बारे में देखिए, इसके प्रकार में लिखेंगे।
इसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है इसमें टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, मोबाइल है। आज के दिन में मोबाइल सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम है, ठीक है। कोई भी चीज़ रहेगी तो जल्दी से लोगों के बीच में पहुंच जाती है, वायरल हो जाती है। और घटिया चीज़ जल्दी वायरल होती है, अच्छी चीज़ तो वायरल होती ही नहीं है ना। दूसरा है मुद्रित माध्यम। मुद्रित का मतलब जो होता है जो प्रिंटिंग किया जाता है, जो कॉपी जैसे किताब होती है ना, प्रिंटिंग किया जाता है, जैसे अखबार छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है, ऐसे ही समाचार पत्र, पत्रिकाएं की किताब, इसके माध्यम से लोग अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन डिजिटल माध्यम। आज की डेट में ऑनलाइन डिजिटल माध्यम सबसे बड़ा जो है ये जनसंचार का माध्यम है। सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा, वेबसाइट, यूट्यूब, इन माध्यम से लोग समाचार पत्रों या फिर समाचार, शिक्षा, मनोरंजन आज से जुड़ते हैं और जन जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं, आप जानते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है और सही तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगले पे बात कर लेते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन कीजिए। माल्थस एक वैज्ञानिक है, इन्होंने जनसंख्या से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो आइए सिंपल सरल भाषा में समझते हैं कि क्या सिद्धांत इन्होंने दिया है। माल्थस के अनुसार, माल्थस ने कहा है, देखिए सिंपल भाषा में इन्होंने कहा है, जनसंख्या ज्यामितीय आकार से बढ़ती है और खाद्यान्न अंकगणितीय दर से बढ़ती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो जनसंख्या है, अगर आज 2 है तो कल 4 हो जाएगी, परसों 6 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, फिर 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 24 दूनी 48 हो जाएगा, ऐसे बहती है। कहने का मतलब ये है जनसंख्या ज्यामितीय दुगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्न नहीं बढ़ रही। खाद्यान्न 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये समझना वाला बात है कि इसमें जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो 2 पॉइंट है कि जनसंख्या एक दुगनी रफ्तार से बढ़ती है जिसे ज्यामितीय कहा गया है, और खाद्यान्न अंकगणितीय रफ्तार से बढ़ती है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या की वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन तेजी से होती है, जिसमें भूख, गरीबी का अभाव बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे इसके रोकने के उपाय इसमें लिख सकते हैं। रोकने के उपाय में नैतिक रोग, नैतिक रोग का मतलब क्या? विवाह में देरी किया जाए, संयम, कंट्रोल किया जाए, है ना, कंट्रोल भैया, कंट्रोल करना चाहिए। प्राकृतिक रोग जैसे कि अकाल पड़ जाए, बीमारी हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उस टाइम पे कंट्रोल किया जा सकता है जनसंख्या को। आगे है माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देता है, यानी जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ती रहे तो आगे आने वाले दिनों में प्रलय तो जरूर आएगा। लगभग 800 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में हो चुकी है। 800 करोड़ की आबादी ज़्यादा हो चुकी है पूरी दुनिया में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कितनी आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर लिखेंगे तो आपको 8 अंक आपको प्राप्त होंगे। क्वेश्चन आप पैटर्न देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे जब आप इसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 8 अंक मिलेंगे, लेकिन लिखने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से 8 नंबर मिलेगा, अभी उत्तर भी आपको दिखाएंगे। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन नीचे दिया रहता है, आप इसे लिख सकते हैं। भारत के लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो चाहे आप 27 नंबर में ये वाला करिए, चाहे ये वाला करिए, दोनों में आपको 8 नंबर मिलेगा। अगर आपको दोनों में से जो बढ़िया अच्छा आता हो वही आप करिएगा ताकि पूरा नंबर आपको मिल सके। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 28 भी सेम वैसे ही है, चाहे आप ये वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए, ठीक है। ऐसे ही 29 नंबर चाहे आप ऊपर वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 तिरिक 24 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन से मिलेंगे। सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट नंबर हैं। अब आइए डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, बहुत सिंपल सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा औद्योगिक क्रांति क्या होती है, सिंपल शब्द में लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालिए औद्योगिक क्रांति का अर्थ है, और इसके बारे में लिखेंगे औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ एक ऐसी प्रक्रिया जो उत्पादन की पद्धति हाथ के श्रम से बदलकर मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होने लगी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस दोस्तों को बता दें कि जब दुनिया में मानव आया था तो
तो मानव काम पहले हाथ से करता था। कोई भी काम हो वो हाथ से करता था, क्योंकि मशीनें नहीं थी। मशीनें नहीं होने के कारण वो हाथ से काम करता था, सारे काम हाथ से ही होते थे। लेकिन जैसे मशीनों का आविष्कार हो गया, वैज्ञानिकों ने मशीनों को बना दिया, मशीनों के द्वारा हाथ से काम ना करके मशीनों से किया जाने लगा। जब मशीनों से किया जाने लगा तो भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा, और इसी को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। यानी हाथ से मशीन पर काम आ गया तो इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। ठीक है, सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट और इसमें समझ सकते हैं, जैसे भाप इंजन, स्पिनिंग जेनिंग, पावर लूम, स्टील उत्पादन जैसी तकनीक कारण उद्योगों में तेजी आई और आधुनिक औद्योगिक समाज का नींव पड़ी। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब आगे इसके बारे में आगे यहाँ पे देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या हुए, यानी क्या समाज पर असर पड़ा, क्या रिजल्ट निकल कर आया, आइए उसको जानते हैं। पहला, नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। जो गांव थे वो धीरे धीरे शहर में बदलने लगे, और वो शहर धीरे धीरे और बड़ा होता चला गया, शहर का विस्तार होता चला गया। अब यही है नगरीकरण का वृद्धि। ठीक है, लोग गांव छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने शहरों की ओर आने लगे, जिससे बड़े बड़े उद्योगों में औद्योगिक शहर का विकास होने लगा। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, नई श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ। नई श्रमिक वर्ग का मतलब ये है, मजदूरों का एक नया वर्ग बना जो वेतन पर काम करता था। इसका जीवन कठिन और सुरक्षित था। कठिन, सुरक्षित, असुरक्षित मतलब ये है कि मशीनों से काम करना खतरा बना रहता था। भाई मशीन से काम करना है तो खतरा तो बना रहेगा। तो इस प्रकार से एक नई वर्ग बन गई श्रमिकों की, जो मशीनों पे काम करने लगा। पहले हाथ से काम होता था, फिर मशीनों पे काम करने लगा। अगला है पूंजीपति वर्ग का उदय। पूंजीपति वर्ग का उदय का मतलब ये है कि जो मालिक और उद्योगपति वर्ग शक्तिशाली हो गए और आर्थिक राजनीतिक दोनों रूप से प्रभावशाली बन गया। यानी जिनके पास थोड़ा सा पैसा था वो मशीन लगा लिए, फिर इसके बाद उत्पादन करने लगे, ज़्यादा पैसा कमाने लगे, फिर और वो विकास करने लगे, धीरे धीरे वही जाके उद्योगपति मालिक बन गए। आज के दिन में टाटा बिरला अंबानी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे दोस्तों है, नेक्स्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो आपको कम से कम 3 पेज में तो आंसर देना है, तभी जाके पूरा आपको अच्छे से नंबर मिल पाएगा। तो डिटेल में समझना है इसको। नेक्स्ट है, परिवार व्यवस्था में परिवर्तन। परिवार व्यवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार टूटने लगा और न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने लगी, क्योंकि श्रमिक शहरों में छोटे मकान बसने लगे। कहने का मतलब ये है, गांव में पहले संयुक्त परिवार देखने को मिलता था, सारे परिवार आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग एक परिवार अलग होकर शहर में जाने लगा, धीरे धीरे परिवार विखंडन होने लगा, परिवार में बदलाव होने लगा। ठीक है, आगे ले सकते हैं। नेक्स्ट है, महिला बाल श्रम में वृद्धि हो गई। जो पुरुष काम करते थे, महिला भी अपना योगदान देने लगी, महिलाएं भी आगे आने लगी, और बाल श्रम यानी बच्चे भी काम करने लगे, क्योंकि पैसा सबको भाई प्यारा होता है। कम मजदूरी पाने के लिए महिलाएं और बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने लगे, जिससे उनके जीवन का शोषण भी होने लगा। धीरे धीरे कहीं न कहीं परिवर्तन जो होता है उसके अंतर्गत कभी कभी समस्याएं भी आती हैं और समाधान भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। आगे है, शिक्षा और विज्ञान का विकास। तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नई मशीनों के निर्माण में तेजी आई, नए नए मशीन आने लगे। आज की डेट में आप देख लीजिए, आज के डेट में जो है कृषि यंत्र कितने सारे आ चुके हैं। ऐसा ऐसा यंत्र आ चुका है कि आलू बोने वाला, आलू खोदने वाला, सरसों गेहूं बोने वाला, सरसों गेहूं काटने दाने वाला। इस प्रकार से जो है कितने सारे कृषि यंत्र आ चुके हैं। तो इन कृषि यंत्रों के आ जाने से कृषि और आसान हुई है। भले वो कोई करे या ना करे वो बात अलग है, लेकिन आज के डेट में कृषि आसान हुई है। अगला पॉइंट है, सामाजिक असमानता में बढ़ोतरी। सामाजिक असमानता में बढ़ोतरी का मतलब ये है, एक ओर अमीर पूंजीपति थे, दूसरी ओर गरीब मजदूर थे। यह वर्ग विभाजन बढ़ता गया, क्योंकि जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले गए, और जो गरीब हैं वो गरीब बेचारे बने रहे, क्योंकि गरीबों को काम करना था, उनको कुछ पैसे मिलते थे जिनसे उनका जीवन यापन होता था। लेकिन जो गरीब अमीर थे, जो पूंजीपति थे, उनका व्यापार बढ़ता चला गया और अमीर होते चले गए। आज के दिन में टाटा बिरला अंबानी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़े हैं। ठीक है, आगे देखिए,
मजदूर आंदोलन और ट्रेड यूनियन बना। जब मजदूरों का शोषण होने लगा तो मजदूरों ने आंदोलन किया अपनी सुरक्षा, अपने हितों के लिए, और फिर ट्रेड यूनियन यानी व्यापार संघ बना। और फिर इसमें मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाए और हड़तालें करने लगे और आंदोलन शुरू करने लगे ताकि वो शोषण ना हो सके। फैक्ट्री कानून बनाकर मजदूरों के हितों में स्थिति सुधार लाने के लिए कई सारे कोशिश किए। यानी अगर किसी फैक्ट्री में किसी मजदूर की डेथ हो जाती है तो उसको उसके लिए मुआवजा भी कंपनी को देना पड़ता है। इस प्रकार से ट्रेड यूनियन बनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष ले सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने दुनिया की अर्थव्यवस्था, समाज, परिवार और राजनीति सबको बदल दिया है। यह आधुनिक समाज की दिशा निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी औद्योगिक क्रांति। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से लिखकर समझ सकते हैं और पढ़कर भी आसानी से लिख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगर अथवा करके आपको लिखना है तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे। भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब ये दबाव समूह क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप में वे संगठन हैं जो सरकार की नीतियों और निर्णय को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करने का काम करती हैं। वे राजनीतिक दलों की तरह सत्ता में नहीं आते हैं परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और संतुलित बनाते हैं, इसीलिए इन्हें लोकतंत्र के अनौपचारिक स्तंभ कहा जाता है। अब यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो बस आप इतना समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आपको कोई काम दिया गया है, ठीक है, और आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप काम नहीं कर रहे हैं तो जिसने आपको काम दिया है वो आपके ऊपर दबाव डालेगा, ठीक है, दबाव डालेगा, भाई काम नहीं कर रहे हो यार, तुमसे कब से कहा गया था काम कर लो, काम कर लो, काम ही नहीं कर रहे हो तुम। तो वो क्या करेगा, दबाव डालेगा काम करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई है ना। तो इस प्रकार से जो आपके ऊपर काम का दबाव डाला जा रहा है कि जल्दी से आप काम कर लीजिए तो आपको बेनिफिट होगा, काम जल्दी से हो जाएगा, उसको भी बेनिफिट होगा, काम आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दबाव समूह, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो अलग अलग पार्टी होती हैं, वो दबाव समूह का काम करती हैं। जैसे मान लो कुछ सरकारें हैं, ठीक है, सरकार हैं और सरकारें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो जो विपक्ष पार्टी है वो दबाव डालती है सरकार पर कि आप काम नहीं कर रहे हैं, रोड नहीं बन रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो दबाव का काम करती हैं, यानी सरकार पर दबाव डालती है। तो इसीलिए इसे दबाव समूह कहा गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं दबाव समूह की प्रमुख भूमिका क्या होती है। दबाव समूह जो होते हैं क्या क्या भूमिका निभाते हैं। तो पहला जनमत निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जनमत निर्माण करना। दबाव समूह जनता को महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी देते हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाने, सशक्त जनमत तैयार करने का काम करते हैं। जैसे पर्यावरण संगठन ने लोगों के पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया है ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है उसको बचाया जा सके। जैसे प्रेजेंट टाइम में अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत को लेकर संरक्षण के लिए जो है एक मुहिम सी चल रही है। तो इस प्रकार से अरावली संरक्षण के बारे में जो है यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि अरावली अगर नहीं बचेगा तो बहुत खतरा हो सकता है, तो इसीलिए अरावली को बचाना है और खतरों से मुक्त होना है। तो इस प्रकार से ये नया मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दबाव समूह काम करती है। आगे देखिए अगले पॉइंट पर, सरकार और जनता के बीच सेतु। सरकार और जनता के बीच सेतु का मतलब पुल, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंपल भाषा में कुछ समझाएं तो इतना समझिए। जैसे मान लीजिए एक पुल है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे जनता है, ठीक है, एक तरफ जनता है और एक तरफ सरकार है। एक तरफ क्या है, यहाँ पे सरकार है। अब इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं, ठीक है, सरकार है, अब यहाँ बीच में एक पुल है और जो पुल है, ये पुल क्या है, ये पुल है दबाव समूह, ठीक है, ये क्या है, दबाव समूह है। अब यही जो दबाव समूह है ये जनता को सरकार से जोड़ती है। अगर ये पुल टूट जाए तो जनता बेघर हो जाएगी, यानी जनता का जो मदद है वो सरकार अपने मन में काम करेगी, जैसा मन करेगा वैसा काम करेगी। सरकार, जनता डूब रही है, मर रही है, परेशान हो रही है, सरकार को कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन ये जो दबाव समूह है ये पुल का काम करती है और सरकार को जनता से जोड़ देती है कि भैया रोड भी बनवाने हैं, काम भी करना है, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है, काम करिए जाके। तो इस प्रकार से दबाव समूह पुल का काम करती है, सेतु का काम करती है, ठीक है। तो ये हेडिंग आपको समझ में आ चुका होगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे।
वे समूह जनता की समस्याओं और और उम्मीदों को सरकार तक पहुंचाते हैं। जो उम्मीद होती है सरकार तक पहुंचाते हैं। इससे सरकार का असली सामाजिक परिस्थितियों को पता चलता है कि भैया समाज में काम नहीं हो रहे हैं, जाके काम करिए, समाज परेशान हो रही है, रोड नहीं बन रही है, बिजली अच्छे से नहीं आ रही है, वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, जाके काम करिए, सरकार को बताती है, पुल का काम करती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला पॉइंट है नीति निर्माण में योगदान। नीति का मतलब होता है नियम, ठीक है, नियम बनाना। जो नियम बनाए जाते हैं उसमें भी इनका योगदान होता है। दबाव समूह विशेषज्ञ सुझाव, शोध रिपोर्ट, बैठकें, ज्ञापन देकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करती हैं। इन्हीं कोई भी नियम अगर मान लो आ गया और जनता के हित के लिए नहीं है तो दबाव समूह काम करती है कि जो आपने नियम बनाया है वो जनता के हित के लिए नहीं है, उसको संशोधन करिए और सही नियम बनाइए। ठीक है, ये काम करती है दबाव समूह। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 2 पॉइंट ले सकते हैं। किसान संगठनों ने कृषि नीतियों को प्रभाव डाला है, ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, उद्योगपतियों ने औद्योगिक नीतियों को सुझाव दिए हैं, ये 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कमजोर वर्गों की आवाज बनना। जो दबाव समूह होते हैं कमजोर गरीब लोगों की आवाज बन जाते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, किसान, श्रमिक, इनकी समस्याओं को दबाव समूह सरकार तक पहुंचाते हैं और उनके हितों की रक्षा करते हैं। ये लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाते हैं। समावेशी का मतलब भाई अच्छे से तालमेल बना रहे, सबका विकास सबका साथ में हो। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, आप किसके बारे में लिखेंगे, सरकार की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण। यानी सरकार जो काम कर रही है उस पर नियंत्रण रखती है कि भाई कोई गलत काम ना हो। दबाव समूह सरकार द्वारा गलत नीतियों यानी जो गलत नियम बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार, लापरवाही आदि का विरोध करती है। आगे वे धरना, प्रदर्शन, मीडिया, अभियान आदि के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाती है और सरकार को सचेत करती कि सावधान, खबरदार अगर तुम भ्रष्टाचार फैलाए तो इस प्रकार से दबाव समूह क्या करती है, दबाव समूह सरकार पर दबाव डालती कि भैया काम करो, सरकार जनता ने बनाया, काम करो, काम करने के लिए बनाया है, काम करना चाहिए तुम्हें, और तुम जाके मौज मस्ती कर रहे हो। तो इस प्रकार से जनता का हित के लिए काम करती है। इससे लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ाती है। कौन, दबाव समूह। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 6वां पॉइंट देखिए, वैकल्पिक सुझाव और विशेषज्ञता। वैकल्पिक सुझाव का मतलब ये है कि कई दबाव समूह विषय विशेषज्ञ से मिलकर समाधान प्रस्तुत करते हैं कि देखो भाई इसका समाधान ये है, इसका समाधान ये है। पर्यावरण संगठन, शिक्षाविदों के समूह, व्यापारिक संस्थाएं, ये सरकार के बेहतर निर्णय लेने से मदद करते हैं, तो इनके बारे में वो राय देते हैं, बताते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट देखिए, चुनावी राजनीति में प्रभाव। जब राजनीति जो चुनाव होता है तो उस टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं, प्रभाव हो जाते हैं। कुछ दबाव समूह चुनाव में किसी उम्मीदवार या दल का समर्थन देते हैं, जिससे जो है कहीं न कहीं उनका हित के लिए ही काम होता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है वो जीवन को बढ़ाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और है, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए लंबे में लिखना पड़ेगा। तो भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की क्या कमियां हैं, इसको भी समझना है, क्या कमियां हैं या सीमाएं हैं, दोनों में से कोई पूछेगा आप लिखेंगे। हालांकि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है पर कुछ समस्याएं भी आती हैं। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, देखिए, कई दबाव समूह धनवान वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं वो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उन्हीं की पक्ष की बातें करते हैं, उन्हीं का जो है पक्ष लेते हैं, तो ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, गरीब बेचारे परेशान हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है, कभी कभी हड़तालें व आंदोलन समाज पर अशांति फैलाते हैं। यानी जैसे मान लो दबाव समूह ने धरना दिया, हड़तालें कर दिया, तो अगर उसमें मारपीट हो गया तो ये अशांति फैला देते हैं, दिक्कत हो जाती है, शांति से पूर्वक काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ समूह राजनीतिक दलों को दबाव में काम करती हैं। यानी कुछ दबाव समूह होती हैं राजनीतिक दलों के ही आधार पर काम करती है जो सरकार सत्ता में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कई समूहों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है, तो ये क्या है, इनकी समस्याएं हैं। निष्कर्ष के रूप में 2 पॉइंट अगर इसमें लिखना चाहते हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, भारत के लोकतंत्र में दबाव समूह जनता की आवाज उठकर सरकार को जिम्मेदार बनाकर नीति निर्माण को प्रभावित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोकतंत्र को जीवंत, पारदर्शी, सहभागी और जागरूक बनाते हैं। जीवंत का मतलब जीवन जीने के लिए, पारदर्शी मतलब कि जनता और सरकार में पारदर्शी
बना रहे, सहभागी करना होता है, साथ साथ जो है काम करना और जागरूक बनाना, ये सब काम दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में दोस्तों आप लिख सकते हैं, आसानी से समझ के अपनी भाषा में इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो जो स्वतंत्र भारत है इसमें बहुत सारे महिला आंदोलन हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या कारण है, उनके बारे में आइए जानते हैं कैसे इसका आंसर लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी आंदोलन का विकास हुआ है। इन्हें मिलकर स्वतंत्र भारत की महिला आंदोलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे कई सारे चरण हैं उसके, तो महिला आंदोलन के प्रमुख चरण हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहला जो चरण माना जाता है ये 1947 से 1970 के बीच माना जाता है। संविधान में महिलाओं को समान अधिकार देना, शिक्षा, संपत्ति और रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए ये आंदोलन किया गया था। 1947 से 70 के बीच की बात है। दहेज, बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बनाए गए और सरकार ने महिलाओं के कल्याण हेतु योजनाएं शुरू की। दहेज प्रथा, आज भी लोग दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं, दहेज मांगने वालों की कमी नहीं है, लेकिन दहेज मांगना और दहेज देना दोनों कानून अपराध है। क्या है? कानून अपराध है। अगर कोई दहेज मांगता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कार्रवाई उसके खिलाफ पक्का होगी। बाल विवाह का मतलब बच्चों जैसे 18 साल की उम्र के, अब तो 20 साल हो गया लड़कियों का और 22 साल हो गया है। ठीक है, 22 साल हो गया है और 25 साल लड़कों का हो गया है। तो यहाँ पे अगर कम उम्र में शादी होती है तो वो भी अपराध है। पर्दा प्रथा, कहा जाता है कि महिलाएं पर्दे में रहें यानी घूंघट में रहें। तो भाई घूंघट में कब तक रहेगा इंसान, है ना? तो घूंघट हट चुका है, इसीलिए जयमाल पर लोग सीधा सीधा दुल्हन को देख लेते हैं। नहीं तो दूल्हा तो जाके जो शादी हो जाती थी तब जाके दूल्हा जो है दुल्हन का घूंघटा उठाता था। यानी कहने का मतलब है दूल्हा भी नहीं देख पाता था। यहाँ तो जयमाल पे अब जो है पूरी दुनिया देख लेती है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कानून थी इसको हटाया गया। आगे देखिए, दूसरा चरण देखिए। दूसरा चरण है, द्वितीय चरण में देखिए 70 से 90 के दशक में कुछ आंदोलन किए गए थे, जैसे नारी मुक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके कुछ मुद्दे थे जैसे कि दहेज हत्या, लोग दहेज के लिए मार रहे थे, लोगों को घरेलू हिंसा कर रहे थे, इसके खिलाफ आंदोलन किए गए। दूसरा, बलात्कार कानून सुधार मांग किया गया इसमें, तो इसमें भी कुछ आंदोलन किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है समान मजदूरी और रोजगार के अधिकार दिए गए। आज की डेट में महिलाएं हर जगह काम करती हैं, हर जगह में रोजगार में हैं। स्वनिर्भरता और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया, यानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, और वो खुद निर्भर हो सके इसके लिए बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार से दूसरा चरण 70 से 90 के दशक में आता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण कुछ आंदोलन और किए गए थे, जैसे एंटी डाउरी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, सती प्रथा विरुद्ध आंदोलन है, महिला आरक्षण की मांग है, ये कुछ आंदोलन किए गए थे। आगे है इसमें तीसरा जो चरण है वो है 90 से अब तक दशक में क्या क्या किए गए। वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के साथ महिलाओं की चुनौती बदली है। जो प्रमुख मुद्दे हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, राजनीतिक में 33% उनको आरक्षण दिया गया, ये भी एक आंदोलन हुआ है। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो विरोध होता था उसका भी कानून बनाया गया है। और इसके बाद जो आत्म सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार में भी कहीं न कहीं ये आंदोलन किए गए हैं ताकि उनके जीवन यापन अच्छे से कर सकें। महिला जो है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया गया है। सेल्फ हेल्प विस्तार ये भी तरह से बनाया गया है ताकि महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके, है ना? नेक्स्ट आगे है, यहाँ पे लिख सकते हैं महिला आंदोलन की उपलब्धि। देखिए महिला आरक्षण बढ़ा है, जो महिला आरक्षण है वो बढ़ा है। दहेज और हिंसा के विरुद्ध कानून सशक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ी है, यानी महिलाएं भी अब राजनीति में आ रही हैं। और आर्थिक स्वावलंबन में वृद्धि हुई है, यानी उद्यमिता मतलब कि अपने ऊपर वो मजबूत हो रही हैं अपने आप में। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में नेक्स्ट निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का महिला आंदोलन महिला की समानता, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का आधार बना है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, नगरीकरण क्या है, इसके गुण दोष की व्याख्या कीजिए। नगरीकरण बताना है, तो नगरीकरण के बारे में सबसे पहले आप लिखेंगे जब बड़ी संख्या में
लोग गांव से शहर की ओर रोजगार, शिक्षा या सुविधा के लिए आते हैं और शहरों का विस्तार होता है तो इसे नगरीकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक शहर इतना बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या करते हैं लोग, गांव से गांव से लोग जो है शहर में जाते हैं, ठीक है। गांव से लोग जाते हैं शहर में, किसके लिए? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, अन्य सुविधा के लिए। जब यहाँ जाएंगे तो लोग शहर में बसेंगे तो शहर का जो एरिया है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे शहर बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ने का मतलब धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हो जाता है। उसी को नगरीकरण का नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में यहाँ पे इसके पहले फायदे लिखेंगे, यानी गुण लिखेंगे। तो सबसे पहला फायदा है कि रोजगार के अवसर वहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, सेवा क्षेत्र होते हैं, अधिक नौकरी के अवसर मिलते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिल जाती हैं, अच्छे से वहाँ पे अच्छे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आधुनिक सुविधाएं मिल जाती हैं, लोग इसीलिए शहर में जाते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट, परिवहन और संचार की सुविधा मिल जाती है, इसी लोग जाते हैं शहर में। नेक्स्ट, आर्थिक विकास। शहर उद्योग, व्यापार और तकनीकी में जो है नवाचार के केंद्र होते हैं। नवाचार का मतलब नए नए चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसी लोग शहर में जाते हैं। तो शहर में जाएंगे तो नगरीकरण होगा ही, जाहिर सी बात है। आगे है समाज में जागरूकता और आधुनिक, ये भी एक तरह से बढ़ावा देता है, इसीलिए लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं। आगे इसके दोस्त क्या क्या हैं? जब भाई शहर में जाएंगे तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। लोग वहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ बना लेंगे और रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उतना भाड़ा तो दे नहीं पाएंगे, बड़े महंगे महंगे किराए पे कमरे मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जहाँ खाली क्षेत्र होता है वहीं पे अपना झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। अत्यधिक जनसंख्या से मकान की कमी और झुग्गियाँ जो है फैलाव देखने को मिल जाते हैं। प्रदूषण में देखिए, प्रदूषण कमी में वाहनों और कारखानों में वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलती है। आगे है अपराध में वृद्धि हो जाती है, बेरोजगारी, गरीबी के कारण कई लोग शहर में जाते हैं और अपराध बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अलगाव। शहर से लोग गांव के बीच रिश्ता और समुदाय के भावना की कमी देखने को मिलती है। तो शहरों में जो अलगाव होता है, जिससे लोग जाएंगे तो अपने अपने से मतलब रखते हैं, शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। अपने ही लोग कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में लोग अपने अपने से मतलब रखते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। तो अलगाव की भावना वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। अगर गाँव में है तो गाँव में फिर भी लोग अपने आप में मिलजुल के रहते हैं, कोई बात होगी तो पूरा गाँव एक साथ आ जाता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, शहर में अलगाव की भावना होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे इसमें पांचवा पॉइंट है संसाधनों पर दबाव होता है। पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, इन सब पे अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहर में दबाव बढ़ने की वजह से वहां पे बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। निष्कर्ष में ले सकते हैं कि नगरीकरण आधुनिक विकास की पहचान है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। संतुलित भोजन, स्वच्छ शहरों की नीति और इसके दोषों को कम किया जा सकता है। नए शहर बनाए, जैसे अयोध्या है, प्रेजेंट टाइम में अयोध्या कितना फेमस हुआ है। अब जैसे राम मंदिर बना है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जब से लोग कितने वहाँ पे लोग आ रहे हैं, कितने पर्यटन आ रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग वहाँ कमाने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे नए नए शहर बनाए जाए। नए नए शहर बनाने का मतलब है कि नई नई चीज़ें वहाँ पे स्थापित की जाए, शहर को डेवलपमेंट किया जाए, थोड़ा सा और विकसित किया जाए, तो लोग वहाँ पे विकास के लिए अपना धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। आगे है संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं। भारत का संविधान केवल शासन चलाने के लिए दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये समाज में न्याय, समानता और परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम भी है, ठीक है। आगे संविधान समाज की पुरानी कुरीतियां मतलब बुराई को खत्म करने के लिए एक नए कानून या नए आधुनिक और समानता पूर्वक समाज का निर्माण करता है, इसीलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का यंत्र कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसके बारे में पहले लिखेंगे सिंपल से भाषा में, फिर इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट कि समानता और भेदभाव को समाप्त करता है संविधान, ठीक है। अब देखिए, संविधान ने सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, भेदभाव रहित जीवन अधिकार दिया है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है, ठीक है, समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है।
आगे देखिए, छुआछूत और जातिगत असमानता का अंत हुआ है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई अब जो है अनटचबिलिटी जो है यानी छुआछूत अस्पृश्यता जो है रखता है, तो अनुच्छेद धारा यानी 17 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आगे है, ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अगला पॉइंट है, महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। समान वेतन, शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक भागीदारी, ये सब अधिकार संविधान ने दिया है। जैसे महत्वपूर्ण अधिकार देकर समाज में लैंगिक समानता को निर्माण किया है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए सुझाव। संविधान ने SC, ST, OBC अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण बनाए हैं। शिक्षा व रोजगार में विशेष अवसर प्रदान किए हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भाग लेने के अवसर प्रदान किए हैं। और जैसे समाज न्यायिक व्यवस्था भी स्थापित करता है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने में साधन, यानी अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मूल अधिकार बनाकर लोगों को सशक्त बनाया गया है। स्वास्थ्य, पोषण, जीवन स्तर सुधार लाने के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जिसके आधार पर लोग अपना विकास कर सके और अपना समाधान कर सके। आगे यहाँ पे है, लोकतंत्र और भागीदारी बढ़ाना। लोकतंत्र और भागीदारी बढ़ाने का मतलब ये है कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया है, संघ बनाने का अधिकार, और यहाँ पे जिससे जनता शासन में भाग लेती है और समाज में जागरूकता आती है। ठीक है, आगे 7 नंबर देखिए, सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून बनाने की शक्ति। संविधान के आधार पर दहेज, बाल विवाह, मानव तस्करी का मतलब कुछ लोग लेकर जाते हैं, महिलाओं को बेच देते हैं, ये मानव तस्करी हो गया। घरेलू हिंसा आदि के खिलाफ सख्त कानून बनाता है और समाज को सुधारने में बड़ा मदद करता है। निष्कर्ष के रूप में आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले सकते हैं कि भारतीय संविधान समाज की आधुनिक, समानता पूर्वक, न्यायपूर्वक बनाने के लिए एक मजबूत उपकरण है। एक ऐसा यंत्र है जो समाज में परिवर्तन लाता है। एक ऐसा यंत्र है जो महिलाओं की बात करता है। एक ऐसा यंत्र है जो बच्चों की बात करता है। एक ऐसा यंत्र है जो शिक्षा की बात करता है। तो संविधान बहुत ही मजबूत यंत्र है भारत का। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए संविधान सही अर्थों में सामाजिक और परिवर्तन का यंत्र कहा गया है। तो दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने बताए हैं, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। आपको किस टॉपिक पे, किस विषय पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार बताइए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं और अच्छे से समझा सकूं और एक ही बार में आप तैयार कर सके, ऐसा मैं आपको बता सकूं, ऐसा समझा सकूं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।